हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90s डे प्लानर आगामी बीपीएससी 70 के लिए चलाया जा रहा है उसके आधुनिक भारत के डे 5 के डेटा को कवर करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 के आधुनिक भारत के सेगमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर हमारे चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। साथ ही हमने साइंस का भी परफेक्शन आईएएस की तरफ से 90s डे प्लानर का डे 1 का वीडियो डाल रखा है। आपने अगर साइंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, वो आपके आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही आपको और भी कौन सी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप इसमें अपने मार्क्स भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रहा डे 5। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस समाजवादी दल, भारत में उदारवादी एवं उग्रवादी विचारधारा का विकास एवं कार्यप्रणाली, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, भारत में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। पहला है, एम.एन. रॉय एवं उनके कुछ सहभागियों ने 1925 ईस्वी में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा, 1934 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की सरकार ने इसके विस्तार को देखते हुए साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. रॉय द्वारा 1925 ईस्वी में कानपुर में किया गया। एस.पी. धाटे इस दल के महामंत्री थे। 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की गई थी। ताशकंद में पार्टी की स्थापना में एम.एन. रॉय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कांग्रेस समाजवादी दल के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। पहला, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। दूसरा, इसका प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से हुआ था। समाजवादी ही क्यों पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण ने की। समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। भगत सिंह के आग्रह पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, का नाम बदलकर 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इस क्रांतिकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य का निर्माण करना था। इस संगठन के सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जिनके द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दत्त ब्रेडले अभिधारणा क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यह कम्युनिस्ट पार्टी का एक दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवादी विरोधी लोगों के मोर्चे को साकार करने में नेशनल कांग्रेस एक महती तथा प्रमुख भूमिका निभा सकती थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रेडले सिद्धांत साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में बदलाव की सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद 1926 ईस्वी की शुरुआत में एक दस्तावेज के जरिए रखी गई थी, जिसको दत्त ब्रेडले सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक साम्राज्य विरोधी जन मोर्चा के कार्य को कामयाब बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बड़ी और अग्रणी भूमिका अदा कर सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। आइए देखते हैं इन कथनों को। पहला कथन है, कांग्रेस में अंदर रहकर कांग्रेस की दिशा को वामपंथ की ओर मोड़ने के उद्देश्य से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना पटना में की गई। करेक्ट है। इसके संस्थापकों में प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी इत्यादि। जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी दल की स्थापना की थी। ये भी सही है। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संविधान को अपनाया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में भी वही है। तो चलते हैं अपने लास्ट एक्सप्लेनेशन पर। अन्य प्रमुख समाजवादी नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याज्ञिक तथा एनजी रंगा थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कि ये कथन जो है वो उदारवादियों के विचार से मेल खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। सही है। ये कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। ये भी सही है। तीसरा, ये नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे। उदारवादी नेता अहिंसक विद्रोह प्रदर्शनों, प्रार्थना पत्रों एवं संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। तिलक ने इनकी कार्यप्रणाली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं की कार्यप्रणाली का भाग नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वार्षिक सम्मेलन एवं भाषण। उग्रवादी नेताओं की कार्यप्रणालियों में अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन एवं आत्म बलिदान शामिल था। वहीं उदारवादी नेता संवैधानिक आंदोलन, अंग्रेजों की न्यायप्रायता, वार्षिक सम्मेलन, भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड के शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करते थे। सर हेनरी कॉटन ने कहा कि उग्रवादी भारत में सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 से 1905 ईस्वी के बीच उदारवादी युग में उदारवादी नेताओं के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था। तो इसमें से पूछ रहा है कौन शामिल नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। राजनीति में जनता का रुझान पैदा करना और जनता के विचारों को संगठित करना। ये करेक्ट है बिल्कुल, ये उदारवादियों के कार्य में आते थे। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर जनता की मांगे रखना और जनता में एकता का भाव पैदा करना। ये भी करेक्ट है। तीसरा, राजनीति में रुझान रखने वाले भारतीयों, राजनीति में संलग्न कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उदारवादियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया था। पहला, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना तथा उनमें एकता स्थापित करना। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार के भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा एवं उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए। यह कथन किस इतिहासकार का है पूछ रहा है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बिपिन चंद्र पाल। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा उसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में सहायता दे सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की एवं भारत की गरीबी दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय सुझाए थे। इनमें से कौन उपाय उदारवादियों ने नहीं सुझाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भारत में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उदारवादियों ने भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी विकास संरक्षण पर जोर दिया। उन्हें स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। उन्होंने भारत में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध किया एवं कहा कि उससे भारतीय पूंजीपतियों का उत्पीड़न होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक प्रणाली पर ब्रिटेन का दबदबा और मजबूत होगा। नेक्स्ट है, उदारवादी भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष आर्थिक सुधार संबंधी अनेक मांगें रखी थी। इनमें से कौन एक उनकी प्रमुख मांगों में शामिल नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रेलवे, बागानों एवं उद्योगों के विकास हेतु अधिक धन व्यय किया जाए। उदारवादियों ने अनेक मांगें रखी थी लेकिन इनमें से जो है ये मांग शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना ब्रिटेन के किस शहर में की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लंदन। अपने उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए उदारवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी केवल ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। पहला पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना से लेकर आरंभिक वर्षों तक उसकी नीति अत्यंत उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। ये सही है। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। इस युग में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यकार सम्मिलित थे, का प्रभाव था। इस युग के नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदन, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांग रखते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही के कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र अपने उद्देश्य पूर्ति में इसलिए सफल ना हुए क्योंकि वे यह बात जानने में असमर्थ रहे कि कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग है, धनी दानी लोग नहीं। यह कथन निम्न में से किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आरसी मजूमदार। अश्विनी कुमार ने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। नेक्स्ट है, हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं, उसकी मीमांसा किए बिना ही केवल एक शब्द स्वराज्य में सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। वैसा ही स्वराज्य जैसा आयरलैंड, कनाडा अथवा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित है। यह कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 ईस्वी में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था।
इन्होंने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नरमपंथी राष्ट्रवादियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारतीयों की फौजदारी अधिकारों की रक्षा करना। बाकी सभी हैं। नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदानों में भारतीय फौजदारी अधिकारों की रक्षा करना शामिल नहीं था, बल्कि वे भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा करने में सहायक थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग में भारतीय समाज के निम्न में से किस वर्ग की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में निष्क्रिय या शिथिल रही? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आमजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग में, जहाँ तक हमने पहले भी पढ़ा, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार ये सभी शामिल थे। दूसरी तरफ इस काल में आम जन या जनसाधारण की भूमिका निष्क्रिय या शिथिल रही, क्योंकि वे प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जाति एवं धर्मों में बटा हुआ है तथा इनके विचार एवं सोच संकीर्णता से ओतप्रोत हैं। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता नहीं है? तो कौन इनमें से उदारवादी दल के नेता नहीं है? डी, लाला लाजपत राय। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में जो प्रमुख थे उनके नाम हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ढींसा वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चार्लू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय। जबकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, शिशिर कुमार घोष, बारेंद्र कुमार घोष ये सभी जो है कांग्रेस की उग्रवादी धारा के समर्थक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। उदारवादियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गलत है। विलियम डिग्बी ने नौरोजी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना इंग्लैंड में की थी, ये कथन गलत है। बाकी को कथनों को देख लेते हैं। उदारवादियों ने इंग्लैंड के नागरिकों को भारत की यथास्थिति से परिचय कराने के लिए इंग्लैंड में प्रचार प्रसार किया, सही है। उदारवादियों ने अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु सरकार ने वेलवी कमीशन की नियुक्ति की थी, ये भी सही है। इन लोगों ने एक लोक सेवा आयोग 1886 में नियुक्त कराया, ये भी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1888 में दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। 1887 में नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदानों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इन्होंने साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। इन्होंने संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया। इन्होंने प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया। ये सभी सुधार उदारवादियों के प्रयास से हुए थे। इसके अलावा व्यवस्थापिका संबंधी सुधार भी किए गए। इन लोगों के प्रयासों से ही भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त अनेक प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार कराने में सफल रहे। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल पहला ही सही है। वो इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे, ये सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहला कथन सही है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। वे बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक थे और बाल गंगाधर तिलक मराठा के संपादक थे।
उनका राजनीतिक जीवन नरमपंथियों की गिरती प्रतिष्ठा से प्रभावित होने लगा। उन्होंने 1909 के अल्पकालीन मार्ले मिंटो सुधारों का स्वागत किया, जिसका एक बड़ी भारतीय आबादी और नेताओं ने मजाक उड़ाया। एक और घटना जिसने कांग्रेस के मध्यस्थों से जनता का विश्वास कम कर दिया, वह थी कि गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना करना। उन्होंने 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का भी समर्थन किया और स्वशासन की वकालत की। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक भारत के पहले राजनीतिक संगठन की स्थापना की और इसका आईएनसी में विलय कर दिया गया। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। पहला, उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी, और दूसरा, वह दक्षिण अफ्रीका गए और रंग भेद के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन में उनकी मदद की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, यहाँ पे पीडीएफ जो है थोड़ा सा कट है। जीके गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की। वह दक्षिण अफ्रीका गए और रंग भेद के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन में उनकी मदद की। गोपाल कृष्ण गोखले को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर पूछा जाता है कि किसको कौन सा उपनाम किसके द्वारा दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। महाराष्ट्र के सुकारात के नाम से प्रसिद्ध गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही वह 1912 से 15 तक गोखले भारतीय लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे। हमारा अगला प्रश्न है, नरमपंथी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी। उन्होंने लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता के विचारों को लोकप्रिय बनाया। बिल्कुल सही है। इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों में केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रखी। ये भी सही है। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। ये भी सही है। उनके आंदोलन में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार शामिल था। ये भी सही है। ये सारे पॉइंट्स सही हैं। नरमपंथियों के तरीके थे। नरमपंथियों को ब्रिटिश न्याय और निष्पक्षता की भावना पर भरोसा था। वे अंग्रेज के प्रति वफादार थे। नरमपंथी अपने मांगे प्रस्तुत करने के लिए याचिकाओं, संकल्प और ज्ञापनों का उपयोग करते थे। उन्होंने लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता के विचारों को लोकप्रिय बनाया। वे विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के विरोधी थे। इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित रखी। उदारवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया, जिसमें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी सेवा, अदालतों, विधान परिषद, नगर पालिकाओं, सरकारी उपबंधों आदि का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, जब कांग्रेस नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के खिलाफ थे तो कई नरमपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर इसका गठन किया। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नरमपंथियों द्वारा किया गया, जिनमें प्रमुख थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू और साथ ही एम.आर. जयकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही कथन गलत हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विधान परिषदों का विस्तार। विधान परिषद का विस्तार एवं सुधार इन्हें माना गया। आईसीएस परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित होने से भारतीयों के लिए उच्च पदों पर अधिक अवसर। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। स्थानीय निकायों की अधिक शक्ति। भू राजस्व में कमी और अन्यायी जमींदारों से किसानों की सुरक्षा। नमक कर और चीनी शुल्क की समाप्ति। सेना पर खर्च में कमी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अंग्रेजों ने 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के विस्तार की कांग्रेस की मांग को स्वीकार किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वेलबी आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग का उद्देश्य था, तो इसके करेक्ट आंसर को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वेलबी आयोग भारत में फिजूल खर्ची के जांच के लिए गठित किया गया था। 1895 में स्थापित इसका आधिकारिक नाम भारत के व्यय प्रशासन पर रॉयल कमीशन था। दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1893 में स्थापित भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1893 में सर विलियम संसद सदस्य बने। भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की गई, जिस पर सर विलियम वेंडरबर्न, डब्ल्यू.सी. कैन, लॉर्ड क्लाइव ने काम किया और कुछ स्वतंत्र और श्रमिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर संसद में भारतीय समस्याओं को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह विलियम ही थे जो कांग्रेस के अन्य समर्थकों की मदद से इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित करने में सक्षम थे। इसने प्रोत्साहित किया कि क्या वेंडरबर्न और उन्होंने गठबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय संसदीय समिति के गठन पर चर्चा करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ प्रमुख स्वतंत्र सदस्यों को अपने रात्रि भोज में आमंत्रित किया था और विशेष रूप से भारतीय में रुचि रखने वालों के बीच कार्रवाई का निर्देश किया था। उन्हें 1889 और 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। ये सारे कथन सही हैं। समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। यह स्वयं सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पक्ष समर्थक था। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। ये सारे पॉइंट्स हम पहले भी देख चुके हैं। इनमें से जो 2 पॉइंट है वो है जो नए हैं। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और दूसरा कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज का प्रारंभ हुआ, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के योगदान पर विचार करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 एवं 4। उपर्युक्त वर्गों में से किस वर्ग को प्रभावित करने में आंदोलन पूर्णतः असफल साबित हुआ? तो इसमें जो है किसान वर्ग और मुसलमान, इन्हें जो है पूर्णतः शामिल करने में ये आंदोलन असफल साबित हुआ। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक नहीं हो सका, क्योंकि इस आंदोलन में जमींदारों के कुछ वर्ग, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं शहरों तथा कस्बों के निम्न मध्य वर्ग के लोगों ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया। मुसलमान एवं किसान वर्ग को प्रभावित करने में यह पूर्णतया असफल साबित हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर एंड्रू फ्रेजर।
बंगाल का विभाजन 1905 से 6 के समय बंगाल के गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रू फ्रेजर के समय हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बंगाल का विभाजन था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधा का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांटा। इस कार्य द्वारा वे हिंदू व मुसलमान को जो है मतभेद, दोनों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते थे और अपनी फूट डालो और राज करो की नीति का क्रियान्वयन करने का प्रयास करना चाहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ था से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने उस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। पहला कथन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना एवं कमजोर करना था। बिल्कुल सही। कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांटा था, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है, उस समय पूर्वी बंगाल में असम और पूर्वी बंगाल के चटगांव, ढाका एवं राजशाही जिले शामिल थे, ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान बंगाल व देश के अन्य हिस्सों के निम्न में से किस वर्ग ने पहली बार सक्रिय राजनीति में भाग लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शहरी छात्र, ग्रामीण छात्र, महिलाएं, ये सभी। बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान बंगाल व देश के अन्य हिस्सों के ग्रामीण छात्र, शहरी छात्र, युवक एवं महिलाओं ने पहली बार सक्रिय राजनीति में भाग लिया। सरकार ने छात्रों को दबाने की असंभव कोशिश की। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इनमें स्त्रियों की भी भागीदारी हो रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुए घटनाओं में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत। ये गलत है, बाकी सभी शामिल थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम, देशी उद्योगों को प्रोत्साहन। बंगाल विभाजन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निम्न घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी एवं देशज उद्योगों को प्रोत्साहन, विदेश पूंजी का विरोध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया। 1907 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, विधान चंद्र रॉय आदि स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से चुनकर उत्तर दें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आत्मनिर्भरता पर दिया जाने वाला जोर था, सही है। संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वदेशी आंदोलन ने अनेक परिणाम सामने आए। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रिकाओं का विकास हुआ, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणामों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये शामिल नहीं है। जो शामिल है उन्हें देखते हैं।
राष्ट्रवादियों ने देश भर में साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की। सही है। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इस दौरान कोलकाता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। इन्होंने जो है विदेशी पूंजी निवेश का विरोध किया था और इसी समय आचार्य पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाली केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फलस्वरूप सरकार ने छात्रों की सहभागिता को दबाने के लिए निम्न में से कौन एक कदम नहीं उठाया था? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कुछ स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण मृत्युदंड की सजा भी दी गई थी। ये गलत है, बाकी सारे सही है। जिन स्कूलों एवं कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे, उन्हें प्राप्त सहायता एवं विशेषाधिकार छीन लिए गए और विश्वविद्यालय से असम्मत कर दिया गया। जिन स्कूलों एवं कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे, उन छात्रों की छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों को नौकरी से भी वंचित किया जाता था। ये सारे पॉइंट सही थे। इस आंदोलन के दौरान जो है दोषी छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही अनेक छात्रों पर जुर्माने लगे। अनेक छात्रों को पुलिस की लाठी से पीटा भी गया था, लेकिन मृत्युदंड की सजा किसी को भी नहीं सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद किसके प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बंगालियों एवं बंगाल के दो टुकड़ों की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में। बंगाल विभाजन के बाद रक्षाबंधन के उत्सव का एक नए ढंग से उपयोग किया गया। इसमें हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी थी, जो अटूट एकता की प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के साथ ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नरमपंथियों के नेतृत्व में पहले के विरोधी आंदोलन का खास परिणाम नहीं निकला। सही है। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल के दोनों भागों, खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की कई बार प्रयत्न किए। ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम ने वेमेनेस के बीच संभवतः इसी समय पड़े थे। जब उग्र राष्ट्रवादियों ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने स्वदेशी एवं बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध को भी इसमें शामिल किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक उग्र राष्ट्रवाद के उदय के लिए प्रमुख कारक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तत्कालीन घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कांग्रेस के उदारवादी गुट के अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा असंवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध जो 1899 से 1902 एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उग्रवादी विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन से सिद्धांत सत्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 एवं 3। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज है। सही है। अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। भी सही। इन विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत थे, विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी भी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज है।
राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी, निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होना चाहिए। स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीय का संघर्ष करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, धर्म और जाति के आधार पर बंगाल को 2 भागों में विभाजन। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से विरोध प्रकट किया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, ना कोई औद्योगिक प्रगति, ना कोई उपयोगी उपलब्धि और ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यह कथन किसका है? तो देखते हैं ये कथन किसका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। उन्होंने अगरकर के सहयोग से कम खर्च में शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सन 1900 में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4। इस आंदोलन ने जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इस आंदोलन से गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इससे स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन मिला। इससे भारतीय संस्कृति एवं कला का विकास हुआ। लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूकता बढ़ी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं इनके पॉइंट्स को। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता के तीव्र प्रसार में सहयोग, लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रसार। इसने उपनिवेशी विचारों एवं संस्थाओं की मंशा को उजागर किया। इस आंदोलन से प्राप्त अनुभवों का भावी आंदोलन में सहायता मिला। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इसमें कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2। बाकी सारे विकल्प जो हैं सही हैं। आइए इसके विकल्पों को देख लेते हैं। विभाजन के पीछे मुख्य विचार 3 प्रांतों का होना था। बंगाल में पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम शामिल थे। ये भी गलत है पहला पॉइंट। बंगाल के विभाजन का ब्रिटिश निर्णय अगस्त 1904 के सार्वजनिक कर दिया गया था। ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विभाजन के कारण जनसंख्या में वृद्धि थी जो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी हो गई थी। ये सही है। ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बन गई थी। ये भी सही है। नेक्स्ट है, नरमपंथियों के तहत विभाजन विरोधी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी तीनों। यह अभियान सुरेंद्र नाथ बनर्जी के मित्रा और पृथ्वी चंद्र के नेतृत्व में चलाया गया। लाजपत राय जैसे कुछ राष्ट्रवादी नेता चाहते थे कि आंदोलन को बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में लाया जाए। गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन को और कांग्रेस कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन गलत हैं।
तो इसमें से हो जाएगा एक कथन, इनमें से एक कथन गलत है। तो अंतिम कथन जो है ये कथन गलत है। बंगाल के विभाजन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक ने के वायसराय के रूप में कार्य किया, ये गलत है। उस समय जो है कर्जन थे। जो तीनों कथन सही हैं उन्हें देख लेते हैं हम। पहला है बंगाल विभाजन की एकीकृत प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ और 1908 तक चला, सही है। स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन के पक्ष में विदेशी वस्तुओं पर आत्मनिर्भरता कम करना था, ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन एक आत्मनिर्भरता आंदोलन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कितने कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीन कथन सत्य हैं। देखते हैं इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये सही है। दूसरा, लीग ने 1913 में भारत के लिए स्वशासन को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया, ये भी सही है। तीसरा, लीग के पहले मानक अध्यक्ष सर मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये गलत है। चौथा, पार्टी का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना था, ये भी सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर विचार करें। देखते हैं इनमें क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है इनमें से कथन गलत है। इसका पहला कथन है स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में वंदे मातरम आंदोलन माना गया, ये कथन गलत है, बाकी सही है। स्वयंसेवकों का दल समिति स्वदेशी आंदोलन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जन लामबंदी का दूसरा रूप था, ये सही है। इसके साथ स्वदेश मित्रण समिति बरिशाल में सबसे प्रसिद्ध स्वयंसेवी संगठन था, ये भी सही है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों ने आत्मशक्ति पर जोर दिया, ये भी सही है। अब है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से कितना युग्म सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। आइए इसके सुमेलित युग्म को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल, लॉर्ड वेवल शिमला सम्मेलन, लॉर्ड माउंटबेटन डिकी बर्ड योजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कितने कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3। इनमें से 3 कथन सत्य हैं, एक कथन गलत है। देखते हैं इसे। पहला, मार्ले मिंटो सुधारों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की, ये सही है। दूसरा, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाने लगा, सही है। शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आगा खां और लॉर्ड मिंटो ने किया था, ये सही है। मार्ले मिंटो अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान किया, ये गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधार पेश किए और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया। इसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसने पृथक निर्वाचक की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली की शुरुआत की। मार्ले मिंटो के कार्य ने सांप्रदायिकता को वैध बना दिया और इस प्रकार लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाने लगा। आगा खां के नेतृत्व में कुलीन मुसलमानों के एक समूह ने 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। मार्ले मिंटो अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान करने के लिए कुछ नहीं किया, जो कांग्रेस की मांग थी। ये जो मांग है ये कांग्रेस की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सही है। इन्हें देखते हैं। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। सही है। इस अधिनियम के बाद मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना जाना था। ये भी सही है। इसे प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 भागों में विभाजित किया। ये भी बिल्कुल सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। विधानमंडल की शक्तियां केंद्र और प्रांत दोनों में बढ़ा दी गईं और विधानमंडल अब प्रस्ताव पारित कर सकते थे। शाही और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। निर्वाचित गैर अधिकारी अभी भी अल्पमत में थे। इंपीरियल विधान परिषद में कुल 69 सदस्यों में से 37 अधिकारी थे और 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 को नामांकित किया जाना था। 27 निर्वाचित गैर अधिकारियों में से 8 सीटें अलग निर्वाचन क्षेत्रों के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। केवल मुसलमान ही यहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मतदान कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये हमारा वीडियो परफेक्शन आईएएस का डे 5 आधुनिक भारत का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है और आप बिना लाइक किए जा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचा पाएँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू, ताकि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आप तक ला सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।